हेलो बच्चों, मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और आप सभी का स्वागत है वापस से फन विद फिज़िक्स यूट्यूब चैनल पर। तो हम कहाँ पर थे बच्चों? लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हम प्रेरित विद्युत वाहक बल के आगे पीछे घूम रहे थे और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को समझने की कोशिश कर रहे थे। अभी तक हमने फैराडे के नियम पढ़ लिए हैं, लेंज का नियम पढ़ लिया है और किसी चालक छड़ के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल को भी हमने देख लिया है। वो फॉर्मूला क्या आया था बच्चों? BVL आया था नहीं आया था? चलिए आज हम इस केस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चालक छड़ की जगह अब हम इस बार ले रहे हैं आयताकार लूप। आयताकार लूप है। चालक छड़ के लिए हमने समान चुंबकीय क्षेत्र यूज़ किया था, यहाँ पर असमान चुंबकीय क्षेत्र यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर नियत वेग से आयताकार लूप को गति करवाएंगे, ठीक। तो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर मैं बता देता हूँ। असमान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से गतिमान आयताकार लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा। चलिए वीडियो चालू करने से पहले, मतलब इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले, आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद वीडियोस को लगातार शेयर और लाइक करने के लिए। जिस तरीके से अब हम काम कर रहे हैं, आप जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, ये सपोर्ट हमेशा बनाए रखें बच्चों। चलिए, और जो भी चीज़ नहीं आती है, जो चीज़ नहीं समझ में आती है, आप बेहिचक हो करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हमेशा कहता हूँ। ऑलराइट, चलिए तो टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले पॉइंट को गौर करो, असमान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। नियत वेग को क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। फिर गतिमान है तो मूविंग आ जाएगा। आयताकार लूप, रेक्टेंगुलर लूप, आयताकार वर्ड रेक्टेंगुलर, ऑलराइट। लूप आप सभी को पता है, लूप तो वैसे भी अंग्रेजी का ही वर्ड है। हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित इंड्यूस्ड और विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर EMF आप बोल दीजिए, प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट। So induced EMF and induced current into a rectangular loop which is moving into non-uniform magnetic field with a uniform velocity। ज़्यादा लंबा हो गया, चलिए अपना ऐसे ही समझो। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? असमान चुंबकीय क्षेत्र बनाना है। तो मैं सबसे पहले असमान चुंबकीय क्षेत्र बनाता हूँ। क्या तरीका हो सकता है? आप एक जगह चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा बताएं, दूसरी जगह चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कम बताएं। ये कैसे कर सकते हैं? तो आप चुंबकीय क्षेत्र को या तो क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं या फिर डॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो जहाँ आप डॉट पास पास में बनाओगे वहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा हो जाएगा। जहाँ आपने डॉट के बीच में दूरी ज़्यादा बढ़ा दी, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका है। मैं डॉट की जगह क्रॉस कर लेता हूँ। आपकी बुक में डॉट से दिया हुआ है, मैं इसे क्रॉस से समझाने की कोशिश करूँगा, कोई फ़र्क नहीं आने वाला डेरिवेशन में। चलिए देखें, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं देखो बच्चों, डायग्राम जितना बढ़िया होगा ना, उतना ही आप एक पॉजिटिव इम्प्रेशन डालेंगे एग्जामिनर पे जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है। डायग्राम को जितना हो सके उतना सुस्पष्ट बनाएं। यहाँ पर मैं क्रॉस ले रहा हूँ, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तल के लंबवत है और अंदर की ओर है। और जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, अब मैं लाइंस के मिड का गैप बढ़ाता जा रहा हूँ धीरे धीरे।
आपको ये चीज़ प्रदर्शित हो रही होगी, साफ साफ दिखाई दे रही होगी। कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, मतलब इस तरफ मैंने प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने की कोशिश की है, जबकि राइट हैंड साइड में मैं दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कुछ ऐसा है जिस तरीके का हमने डायग्राम बनाया है। डायग्राम अच्छे से बनाओ, सुस्पष्ट बनाओ, हमेशा बोलता हूँ मैं आपको ये। तो ये अपना चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इस तरफ वाला चुंबकीय क्षेत्र मैं बोल देता हूँ कि ये B1 मान लीजिए आप, इसे क्या मान लेते हैं, B1 चुंबकीय क्षेत्र और ये B2 चुंबकीय क्षेत्र। डायग्राम से हमें ये स्पष्ट हो गया है कि B1 का मान जाता है और B2 का मान कम है। अब इसमें हमें क्या बनाना है, एक आयताकार लूप बनाना है। ठीक, मैं आयताकार लूप बना लेता हूँ। ये आयताकार लूप मान लीजिए, आयताकार लूप का नाम देते हैं P Q R और S। ठीक है, फिर इस आयताकार लूप की अगर इन भुजाओं की बात करें तो ये लंबाई L है, मतलब P से लेकर S तक की लंबाई L है और Q से लेकर R तक की लंबाई स्मॉल l है। कितनी लंबाई मान के चल रहे हैं हम, स्मॉल l। ठीक है, और ये चौड़ाई जो है वो कैपिटल B है, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस आयताकार लूप को इस असमान चुंबकीय क्षेत्र में गति करवा रहे हैं। लेट्स सपोज कीजिए इस तरफ इसे मूव करवा रहे हैं, हमने फोर्स लगाया और उसे मूव करवाया, तो v वेग से, नियत वेग है तो v वेग से गति कराया और बहुत कम समय के लिए हमने गति करवाया, ऐसा मान लेते हैं। तो हमने बोला डेल टी टाइम के लिए हमने इसको क्या करवाया, गति करवाया। जैसे ही हम इसे गति करवाते हैं नियत वेग से और डेल टी समय के लिए, ये थोड़ा ऐसा आगे की ओर बढ़ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, मतलब ये जो Q है वो इधर आ जाएगा तो ये Q डैश हो जाएगा, ये R इधर आ जाएगा तो इसका मतलब ये R डैश हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों इस तरफ आ चुके हैं, मतलब ये वाला भाग इस तरफ आ गया, तो फिर ये वाला भाग भी तो खिसका होगा। तो आंसर है हाँ भाई, इसमें भी तो उतना का उतना ही, जितना क्षेत्रफल यहाँ पर आप आगे की ओर लेकर जा रहे हैं उतना का उतना क्षेत्रफल इधर आगे की ओर हो जाएगा, ऐसा होगा। तो ये जो S है वो इधर आ जाएगा S डैश, और ये जो P है वो इधर आ जाएगा P डैश। डन हो गया ये। चलिए, अब अगर ये मूव कर रहे हैं कितने वेग से, आंसर है v वेग से। आपने कितने वेग से मूव करवाया, v वेग से। तो जितनी दूरी इन्होंने डेल टी समय में तय करी, कितनी दूरी तय करी डेल टी समय में, तो हम बोलते हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी, आंसर है v। कितने समय में तय करना था, डेल टी समय में तय करना था। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो दूरी है जो उन्होंने डेल टी समय में तय की है वो कितनी है बच्चों, आंसर है v को गुणा कर दिया किससे, डेल टी से, चाल गुणा समय। अगर ये यहाँ पर दूरी v डेल टी है तो इसका मतलब ये वाली दूरी भी कितनी है बच्चों, v डेल टी है। ये बात समझ में आ रही है। चलिए, ऐसा मूव करने के कारण क्या हुआ, इस आयताकार लूप से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स चेंज हो गया। हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से कहाँ की ओर जा रहे हो, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर जा रहे हो। अगर ऐसा है बच्चों तो फ्लक्स में क्या आ रही है, कमी आ रही है। फ्लक्स में कमी आने से क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट होगा तो क्या होगा, अगर लूप बंद है तो प्रेरित धारा भी बहेगी। प्रेरित धारा की दिशा किससे देखी जाएगी, लेंज के नियम से। बंद है ना, लेंज का नियम लगाओ। लेंज का नियम क्या बोलता है, अगर फ्लक्स घट रहा है तो बढ़ाओ और अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो घटाओ। मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है तो उस चुंबकीय क्षेत्र को ऐसा करो कि बढ़ जाए, ठीक है। और अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है तो वो घट जाए, उल्टा करना है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि इस तरफ लेकर के जा रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स कम हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, कैसे बढ़ा सकते हैं क्षेत्र, तो बढ़ाने का तरीका क्या है, जो है उसमें थोड़ा सा और जोड़ दो।
यही तो तरीका है। तो हम बोलते हैं पहले से चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर था, अंदर की ओर था। अब इसमें थोड़ा और कहाँ की ओर जोड़ो, अंदर की ओर ही जोड़ो। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना कि हम इस बार क्या बोल रहे हैं कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर घट रही थी, इसलिए हम उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए अंदर की ओर प्रेरित फ्लक्स या प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र भी कहाँ की ओर होना चाहिए था, अंदर की ओर होना चाहिए था। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, अंगूठे से दर्शा दिया, तो फिर घूमती हुई अंगुलियां कहाँ की ओर, धारा को। ठीक है, तो ये धारा की दिशा हो जाएगी ऐसा, ये धारा की दिशा। ठीक है, वापस से समझिए बच्चों, फ्लक्स कम हो रहा था, फ्लक्स को बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र भी उसी दिशा में चाहिए था, इसलिए हमने चुंबकीय क्षेत्र को अंदर की ओर प्रदर्शित किया, तो घूमती हुई अंगुलियां धारा की दिशा को प्रदर्शित कर गई। ठीक है, ये बात तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इसके बाद में हम समझ लेते हैं ये धारा की दिशा। ध्यान में रखना, अगर आपको कोई पूछे कि इस PS और RQ के अंदर कौन सा भाग इनका पॉजिटिव है, कौन सा भाग इनका नेगेटिव है, तो फिर कैसे बताओगे बच्चों। मैंने आपको क्या बताया था, V क्रॉस B करो, आपको पता चल जाएगा V कहाँ की ओर, आंसर है वहाँ की ओर। V दिख रहा है ना, इस तरफ लेकर के जा रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर, अंदर की ओर है। ठीक, तो हमने क्या किया, V क्रॉस B किया। V क्रॉस B किया तो क्या हुआ, तो V ऐसा क्रॉस लेकर के ऐसा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर लेकर के गए, तो अंगुलियों को करना था, अंगुलियां इस तरफ। ठीक है, और फिर इस अंगुलियों को घुमाओ कहाँ की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की ओर ऐसा। ठीक, तो फिर अंगूठा कहाँ की ओर जाएगा, ऊपर की ओर, और जहाँ अंगूठा होता है वही भाग प्लस का होता है। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर S किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिव की तरह। अगर S पॉजिटिव की तरह, तो फिर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, नेगेटिव की तरह। सेम ऐसा का ऐसा ऐसा होगा, यहाँ पर R पॉजिटिव होगा और Q कैसा होगा, माइनस का होगा। ये प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कि अगर आपको पूछे, ये एक चालक छड़ी तो हो गई कि SP चालक छड़ी में कौन सा भाग धनात्मक है और कौन सा ऋणात्मक है। आंसर है S वाला भाग धनात्मक है और P वाला भाग क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपको काम करना पड़ना है। ऑलराइट, चलिए अब आगे काम करते हैं। ओके, तो पहले तो मैं थियरी लिख देता हूँ, उसके बाद में अपन इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप चिंता नहीं करें। ठीक, तो सबसे पहले अपन बोल रहे हैं कि माना एक आयताकार लूप, और कौन सा है वो, PQRS, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से गतिमान है, गतिमान है। आयताकार लूप की गति के कारण उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण लूप में प्रेरित धारा बहती है। जिसकी दिशा, हाँ भाई बताओ,
कहाँ से कहाँ की ओर है? पी एस आर क्यू पी, पी एस आर क्यू पी है। ठीक है, तो ये आपने थ्योरी के अंदर बता दिया है कि ऐसे ऐसे प्रेरित धारा बही, ये कारण था और हमारा काम हो गया। चलिए अब हम प्रेरित धारा भी निकालेंगे और प्रेरित विद्युत वाहक बल भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो फिर नियम का उपयोग करना पड़ेगा। कौन से नियम का बच्चों? फैराडे और लेंज के नियम का। तो फैराडे और लेंज के नियम से क्या था? प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर क्या भाई? माइनस का, समझिएगा कुछ ऐसा लिखा था ना, माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर लिख सकते हैं डेल फाई बटा डेल टी, क्योंकि डेल टी समय लिया गया था ना, माइनस तो चल ही रहा है। तो आपको क्या निकालना है? फ्लक्स में परिवर्तन निकालना है। क्या निकालना है? सबसे पहले फ्लक्स में परिवर्तन निकालना है और कुछ नहीं करना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत सिंपल हो सकता है, इसे सिंपल ही कर दें क्या बच्चों? ये बहुत सिंपल हो सकता है। चलिए देखते हैं। ओके, तो जैसा अभी बुक में दिया हुआ है वैसा अभी इसको कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि ये वाला भाग, कौन सा भाग? एस, एस डैश, पी डैश और पी भाग में आपको दिखाई दे रहा होगा कितनी बल रेखाएं जा रही? तो आंसर है 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 12 बल रेखाएं। जबकि उतना ही क्षेत्रफल ये है, जितना क्षेत्रफल ये है उतना का उतना क्षेत्रफल ये है, दोनों समान है। लंबाई गुणा चौड़ाई तो क्षेत्रफल होता है, तो ये लंबाई ये चौड़ाई, पता चल गया क्षेत्रफल। ऐसे यहाँ पर भी ये लंबाई और ये चौड़ाई बराबर था, तो पता चल गया होगा। ठीक, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर तो 12 बल रेखाएं गुजरी, जबकि यहाँ पर 4 है। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा है और यहाँ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कम है। ये वाला चुंबकीय फ्लक्स मैं लिख देता हूँ φ2 और इस वाले चुंबकीय फ्लक्स को मैं लिख देता हूँ φ1। ठीक है, तो हमने लिखा सबसे पहले भाग। समझना अब इस चीज को, लिखने का तरीका ही इंपॉर्टेंट है। भाग एस, एस डैश, पी डैश पी, ये वाला भाग है ना, से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, यही है। चलिए, इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स। ऑल राइट, ये फ्लक्स कितना होगा? आंसर समझिएगा। तो हमने लिखा φ1 है ये, और फाई बराबर क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होता है? बी डॉट ए। अब बी डॉट ए देखो एक बार के लिए, बी डॉट ए, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? बी ए कॉस थीटा। थीटा कहाँ की ओर, वो समझिए। तो ये क्षेत्रफल है क्या? क्षेत्रफल ऐसा, तो क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है? तल के लंबवत, या तो इस तरफ होगी या फिर इस तरफ होगी। ये बंद तो है ही नहीं, बंद होता तो बाहर की ओर लेते, तो हम बोलते कि ये ऐसा ही है। तो आयत ही है, आयत है तो इसका या तो आप बाहर की ओर ले लो क्षेत्रफल या फिर अंदर की ओर ले लो। हमने हमारी सुविधा देखी और हम बोल रहे हैं कि कहाँ की ओर ले रहे हैं? अंदर की ओर। तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ की ओर है? अंदर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र भी कहाँ की ओर है? अंदर की ओर। कोण का मान कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री हो गया। तो फिर ये cos 0 रखते, cos 0 रखते तो बी ही आता क्या? इतना ही आता। चलिए, तो ये लिखा जाएगा, यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र है B1 और इनटू क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कितना? तो आंसर है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी? L और चौड़ाई कितनी? V डेल T। तो इसको आगे सॉल्व किया तो ये हो जाएगा B1 L V डेल T। पता चला? ये हो गया समीकरण नंबर क्या बच्चों हमारे लिए 1। अब इसी तरीके से जैसे इस भाग के लिए हमने चुंबकीय फ्लक्स निकाला है, वैसे ही R, R डैश, Q डैश और Q के लिए निकाले। तो हमने लिखना है भाग R, R डैश, फिर Q डैश Q से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स। अब इस भाग से कितना फ्लक्स संबंधित होगा वो समझिए। तो आंसर हम बोल रहे हैं कि φ2 फ्लक्स है। अब ये होगा क्या? B2 इंटू ए। क्यों? क्योंकि वहां पर अपने चुंबकीय क्षेत्र पहले ही डिफाइन कर रखा है। कितना है? B2 है, जो कि कम है।
फिर ये कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा B2 ऐसा का ऐसा, क्षेत्रफल तो उतना का उतना ही था, LV डेल T। फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा, φ2 माइनस φ1 होगा, यही तो होगा। अतः आयताकार लूप से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा भाई, ये फ्लक्स में परिवर्तन। चलिए तो आंसर लिखा जाएगा क्या बच्चों, डेल फाई। डेल फाई बराबर कितना, φ2 माइनस φ1। φ2 का मान कितना, आंसर है B2 LV डेल T। φ1 का मान कितना, B1 LV डेल T। फिर LV डेल T तो दोनों तरफ है, तो इसको तो क्या ले लो, कॉमन ले लो, LV डेल T, ये कॉमन ले लिया, बच गया क्या यहाँ पर, आंसर है B2 माइनस B1। पता चल गया क्या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना है, ये हो गया समीकरण नंबर 3। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ चुका है, यहाँ पे रखेंगे, और समय डेल T तो आपको लेना ही था। मान रखते ही बताओ प्रेरित विद्युत वाहक बल निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलना ही है, ऑप्शन नहीं है उसके पास में अब तो। चलिए तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, इसे उतार लें आप सभी, वीडियो को पोस्ट कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा इसे, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, अब हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और काम करते हैं आगे। ऑलराइट, अब देखो तो हमने लिखा किसके नियम से, फैराडे एवं लेंज के नियम से। हाँ भाई बताओ भाई क्या था, प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर माइनस का डेल फाई बटा डेल टी। समीकरण 3 से मान रखने पर हाँ भाई रखो मान, क्या होगा बच्चों, डेल फाई का मान देखो कहाँ पर है, ये रहा, ये था, माइनस तो अपने लगाए रखा है, B2 माइनस B1 LV डेल टी, और इसमें भाग किसका, डेल टी का, डेल टी से डेल टी खत्म। देखो भाई क्या हुआ, माइनस को अंदर लेकर के जाओ, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या आया, B1 माइनस B2 इंटू LV। अब गौर करो BVL ही है, क्या है, BVL। बस यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र चेंज हो रहा था, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आ गया है, तो लेकिन वही ना, BLV या BVL, BVL, फॉन्ट वही है, फॉर्मेट वही है, ठीक। तो हमने ये समझ लिया कि BVL ही होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो ऑलमोस्ट ठीक। लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन है तो फिर ये B1 माइनस B2 में आएगा। ऑलराइट, अब अगर समझना इस चीज़ को, यहाँ पर मैं एक सवाल ऐड कर रहा हूँ, आपको डेरिवेशन में ऐड नहीं करना, बाद में लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर एक सवाल आपको बता रहा हूँ कि यदि आयताकार लूप को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में विवेग से गति कराया जाता तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता, कितना होता भाई, आयताकार लूप को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति कराओ। समरूप चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब जितना B1 का मान है उतना ही किसका होगा, B2 का मान। हर जगह चुंबकीय क्षेत्र क्या होना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो B1 बराबर क्या आ जाएगा, B2 आ जाएगा। मान रखो भाई B1 बराबर B2, मतलब B1 माइनस B1 कितना हो जाएगा, 0। प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा,
0। ध्यान में रखना, अगर आयताकार लूप है और उसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लेकर के जा रहे हैं तो फिर विद्युत वाहक बल 0 आएगा। असमरूप है तो फिर B1 माइनस B2 आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखें, समझना। इस चीज़ को कहीं साइड में उतार लो बच्चों, इंपॉर्टेंट है ही। ये आपको शायद किताब में सवाल भी मिल जाए। ओके, हम प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल चुके हैं। अब क्या निकालेंगे? प्रेरित धारा। प्रेरित धारा क्या होगी भाई? विद्युत वाहक बल में प्रतिरोध का भाग लगाओ। प्रतिरोध किसका? आयताकार लूप का। तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि माना, समझिएगा, माना आयताकार लूप का प्रतिरोध कितना है? कैपिटल R है। तो प्रेरित धारा, हाँ भाई, प्रेरित धारा बराबर क्या? I बराबर E डिवाइडेड बाय R। E का मान कितना? B1 माइनस B2 इंटू L इंटू V डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? R। ये प्रेरित धारा हो गया। क्या? इतना ही था डेरिवेशन, इतना ही है ये। ठीक है, तो इतना ही करके आना है अगर उतना पूछे तो। ठीक, अब इस डेरिवेशन में आगे भी एक पॉइंट जुड़ जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा एवं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊं, एवं ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ये और जोड़ दें तो क्या होगा? तो पहली बात तो मेरी समझ लो बच्चों, जितना पूछा है उतना ही करके आना। अगर हेडिंग यहीं तक है, विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा, तो ये खत्म हो चुका है। ठीक है, अब अगर पूछता है कि ये चीज़ ना पूछ रहा और ये पूछ रहा है, तो फिर ये दोनों भी निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो उस केस में ये समझिए कि ऊर्जा संरक्षण अगर पूछ रहा है तो फिर ये डेरिवेशन बड़ा होता है। अगर ऊर्जा संरक्षण पूछता नहीं है, उतना ही पूछता है, तो फिर ये डेरिवेशन बहुत छोटा है। सिर्फ और सिर्फ आपको डायग्राम में दिमाग लगाना पड़ेगा, डायग्राम अच्छा बनाना पड़ेगा, धारा की दिशा सही शो करनी पड़ेगी। ठीक है ये बात। चलिए अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? ऊर्जा संरक्षण की। तो हम बोलते हैं किया गया कार्य ही किस में कन्वर्ट होता है? ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो हमें यही करना पड़ेगा। जितना हम इसमें धक्का लगा रहे हैं ना, जितना हम इसमें धक्का लगा रहे हैं, उतनी ही प्रति सेकंड ऊर्जा मिलती जा रही है। हमारे द्वारा किया गया प्रति सेकंड कार्य ही इसमें प्रति सेकंड ऊर्जा प्रदान कर रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। हम कुछ ऐसा शो करने वाले हैं कि किया गया कार्य W बराबर क्या होना चाहिए? H के, हीट जितनी जनरेट हो रही है सर्किट के अंदर। अरे धारा बहेगी तो तार भी तो गर्म होने वाला है। चलिए, तो ये समझ में आ गया। हम ये प्रूव करेंगे। अब कैसे करेंगे वो समझिए। डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है देवताओं, तसल्ली रखना, लेकिन है बहुत ही इजी। तो अब तक जो हमें पता चला वो मैं साइड में लिख देता हूं। डायग्राम वापस से बनाना पड़ेगा। हमें क्या क्या पता है वो समझिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें पता है इस समय B1 माइनस B2 इंटू L इंटू V है, या फिर VL कर दीजिए। प्रेरित धारा बराबर क्या है? B1 माइनस B2 L इंटू V डिवाइडेड बाय R है। ठीक, और इसे शायद मेरे हिसाब से समीकरण नंबर में 4 दे सकता हूं, और इसे मैंने समीकरण नंबर 5 दे दिया है ना। वहां आप दे दीजिएगा समीकरण 4 और 5। अब हम काम कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण वाले पॉइंट पर। कौन से वाले पॉइंट पे? ऊर्जा संरक्षण भाई, एनर्जी कंजर्वेशन। तो सबसे पहले तो हमने कितना कार्य किया वो ज्ञात करते हैं। कार्य ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फॉर्मेट है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। विस्थापन कितना? तो V डेल टी। बल कितना लगाया वो देखते हैं। ठीक है, चलिए कितना बल लगाया वो समझिए और कहाँ पर। तो हम बोल रहे हैं ऐसा धक्का लगा रहे थे। ठीक, चलिए अब ये क्या हो रहा है वो थोड़ा समझने की आवश्यकता है। क्यों? चलिए वो देखते हैं।
तो पहले तो समझिए कि ये चुंबकीय क्षेत्र भी क्या इस आयताकार लूप पे बल लगा रहा होगा क्या, है ना, ये भी तो समझना है। तो हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आयताकार लूप पर लगाया गया बल क्या होगा। तो समझना, बल की दिशा में दाहिने हाथ के थप्पड़ वाला नियम, राइट हैंड ला यूज़ कर रहा हूँ अगर आप लोगों को याद हो तो। एक तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था और एक राइट हैंड रूल भी था, है ना। राइट हैंड रूल में क्या होता है, हम बोलते हैं कि ये जो अंगुलियाँ होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा की दिशा होती है, ठीक है। और फिर ये वाला चीज़ जो होता है वो क्या होता है, आंसर है तल के लंबवत जो बल लगता है वो होता है, ठीक। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर है, अंदर की ओर है। धारा कहाँ की ओर बह रही है, ऐसा बह रही है, नीचे की ओर, ठीक। तो समझ रहे हो ना, ये हथेली कहाँ की ओर गई, इस तरफ अंदर की ओर गई, अंगूठा कहाँ की ओर गया, नीचे की ओर। तो फिर बल कहाँ की ओर लगेगा, इस तरफ, ऐसा। तो इस वाले भाग पर लगने वाला बल इस तरफ ही है। तो मैं यहाँ पर फोर्स लिख रहा हूँ, ये F फोर्स है, F1 लिख दे रहे हैं। और ये वाला फोर्स किसी भी तार पे लगने वाला फोर्स ILB साइन थीटा होता है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, L क्रॉस B। अरे F बराबर क्या होता है, IL क्रॉस B होता है नहीं होता, अरे होता है ना, देता हूँ। तो F बराबर क्या हो जाएगा, ILB साइन थीटा। थीटा की वैल्यू किसके बीच में, L और B के बीच में। L ये रहा, तो या तो ऐसे L ले लो या फिर ऐसे L ले लो। मैं लेट सपोज करो ऐसे L ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये L ऐसा है और फिर चुंबकीय क्षेत्र देखो क्रॉस है अंदर की ओर, ठीक। तो हमने ये समझना इस चीज़ को कि ये L इस तरफ है नीचे की ओर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। ये कैसा हो गया, तो कुछ ऐसा, अंगूठा नीचे की ओर और अंगुली को अंदर की ओर डाल दो, ऐसा। पता चल रहा है, ये दोनों एक दूसरे के बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, ऐसा ही तो है ना। एक नीचे की ओर एक अंदर की ओर है, तो 90 रखेंगे। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो लगने वाला फोर्स तो कितना होगा, ILB होगा। बस B का ध्यान में रखना, यहाँ पर B2 है ना, तो यहाँ पर B2 आएगा। धारा तो पूरी सेम ही बनी, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर देखो, और वैसे भी लंबाई की जो दिशा है ना वो धारा की दिशा में ही आप चूज करना, वही आपके लिए सुविधाजनक होगा। फिर इस पे लगने वाला बल कैसे देखेंगे, तो हमने बोला चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर, अंदर की ओर। राइट हैंड यूज करो, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, धारा कहाँ की ओर, ऊपर की ओर। अब आप हथेली पे लगने वाला लंब देखोगे तो इस तरफ आ रहा है, ठीक, इस तरफ आ रहा है। तो इस पे लगने वाला बल ये, इस पे लगने वाला बल ये F, और इसको लिख देते हैं F2। कौन सा बल ज़्यादा अधिक होगा वो समझिए। F1 आपको भी थोड़ी देर पहले पता चला, मैंने लिख दिया था क्या भाई, I धारा है L और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B2। जबकि अगर F2 निकालोगे तो I धारा लंबाई L ही है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B1 है, ठीक है। कौन सा बल प्रभावी, तो हम बोलते हैं ये F2 वाला प्रभावी। क्यों प्रभावी, क्योंकि B1 का मान ज़्यादा था। अरे ये B1 यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब ये बल ज़्यादा लग रहा है, ये बल कम लग रहा है। तो इसका मतलब ये आयताकार लूप कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, आंसर है इधर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये बल प्रभावी था। हम इसे कहाँ क्यों ले जाना चाह रहे हैं, इस तरफ, है ना। हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स ऐसा, इस आयताकार लूप पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगाया गया फोर्स ऐसा, दोनों ही क्या है, विपरीत दिशा में है। तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। और वही कार्य किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊर्जा में कन्वर्ट होगा, ठीक। मैं इसे थोड़ा सा सिंपल और थोड़ा सा सिस्टमेटिक करने की कोशिश करता हूँ। चूंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B1 है, इसलिए मैं इस बल को F1 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B2 है, तो इस वाले को F2 लिख देता हूँ ताकि अटपटा नहीं लगेगा। चलिए अगर ऐसा है तो फिर इस पे लगने वाला बल कहाँ की ओर होगा, इस वाली भुजा के ऊपर। देखो भाई, धारा ऐसे जा रही, लंबाई, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर, अंदर की ओर है। फोर्स कहाँ की ओर लगेगा, वापस से थप्पड़ का नियम लगाओ, क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, धारा इस तरफ है, बल कहाँ की ओर लगा, ऊपर की ओर लगा, ठीक। तो हम बोलते हैं इसके ऊपर लगने वाला बल कितना है, F3। ऐसा का ऐसा इस पे कितना बल लगेगा, F4। आप गौर करेंगे
ये जो F3 और F4 है एक दूसरे के विपरीत दिशा में, हालांकि ये दोनों भी विपरीत ही है, लेकिन इनके लिए अगर हम देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन दोनों के लिए समान है। यहाँ पर जितना इसका चुंबकीय क्षेत्र में भाग है उतना का उतना इसका भी इतने ही चुंबकीय क्षेत्र में भाग है, जितना B2 वाले में इसका भाग है उतना का उतना B2 वाले में इसका भी भाग है। इसका मतलब F3 पे लगने वाला बल F4 पे लगने वाले बल के क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों बल बराबर हैं तो फिर एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। तो इसका मतलब कुंडली जो है ऊपर नीचे तो नहीं जाएगी, जाएगी तो ऐसे या तो राइट या लेफ्ट, ठीक, वो तो फोर्स पे डिपेंड करता है जो फोर्स लगाया गया है बाहर से। चलिए, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि कुंडली पर F3 तथा F4 बल एक दूसरे को क्या करते हैं, निरस्त करते हैं। तो लिखने का तरीका समझिए, आयताकार लूप पर लगने वाले F3 तथा F4 बल परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या करते हैं, निरस्त करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की तो रामायण खत्म हो गई, इन दोनों के लिए हम कोई डिस्कशन नहीं करने वाले। अब हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस बल के लिए और इस बल के लिए। सबसे पहले मैं इसके लिए डिस्कशन करता हूं, PS भुजा पर लगने वाला बल। PS भुजा पर लगने वाला बल, हाँ भाई, कितना बल है, आंसर है F1। परिमाण ही लिख रहा हूँ, ILB साइन 90, B1 लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा, ILB1 F1 का मान है। ये बल कहाँ की ओर है, आंसर है राइट हैंड साइड की, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की ओर है, बाईं ओर है। तो इसको आप लिख दो बाईं ओर, ठीक है। फिर ये हो जाएगा समीकरण नंबर 6। अब देखो, अब हम बात करते हैं F2 बल की। F2 बल कौन सी भुजा पे काम कर रहा है वो देखिए, QR भुजा पर। तो लिखा है QR भुजा पर लगने वाला बल। QR भुजा पर कितना बल लग रहा है, आंसर है F2 बल लग रहा है। F2 बल कितना, I धारा, L और चुंबकीय क्षेत्र B2 और साइन 90। बल की दिशा कहाँ की ओर है, आंसर है राइट हैंड साइड की ओर है, इसे लिखेंगे दाईं ओर। फिर साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1, तो ये हो जाएगा ILB2, समीकरण नंबर 7। परिणामी बल क्या होगा, या तो F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1, है ना। और आप ये थोड़ा समझिए बच्चों कि परिणामी बल क्या होगा, अधिक बल में से हम कम बल को घटाएंगे, तो क्या करेंगे, F1 माइनस F2 करेंगे। अतः कुंडली पर लगने वाला परिणामी चुंबकीय बल, ठीक है, कुंडली पर लगने वाला क्या, परिणामी चुंबकीय बल, वो लिखने वाले हैं हम। ये उतार लीजिएगा। अतः, सॉरी, कुंडली की जगह लूप लिखे,
लूप पर कार्यरत परिणामी चुंबकीय बल। हाँ भाई, ये कितना होगा? तो आंसर है F इज इक्वल्स टू, अधिक बल में से कम बल को घटा दीजिए। ठीक है ये बात। ऑल राइट, F1 का मान कितना? आंसर है ILB1 माइनस क्या होगा? ILB2 होगा। IL को तो कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा B1 माइनस B2, ये परिणामी बल। ठीक है, और इस परिणामी बल के विरुद्ध में क्या करना पड़ रहा है? कार्य करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस परिणामी बल की दिशा कहाँ की ओर है? लेफ्ट हैंड साइड की ओर है, बाईं ओर है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ रहा है? इस परिणामी चुंबकीय बल के विरुद्ध क्या करना पड़ रहा है? कार्य करना पड़ रहा है, यांत्रिक कार्य करना पड़ रहा है। इस चुंबकीय बल के विरुद्ध किया गया कौन सा कार्य? यांत्रिक कार्य। हाँ भाई, W बराबर क्या हो जाएगा? F और उस विस्थापन को V डेल T को मैं लिख रहा हूँ अभी डेल X, फिर F ऐसा का ऐसा, डेल X का मान कितना है बच्चों? V डेल T, दूरी कितनी? V इंटू डेल T है। चलिए F का मान, ये समीकरण नंबर वो 8 तक पहुंच गए थे या 7 तक पहुंच गए थे? मैं 8 लिख रहा हूँ बच्चों, आप देख लीजिएगा ना, सीरीज बना लीजिएगा, दिमाग से निकल गया मेरे। 5 6 7 6 7, हाँ ठीक है, 8वां बनेगा ये। ऑलराइट, अब ये F का मान रख देते हैं। तो समीकरण 8 से मान रखने पर F का मान कितना? IL B1 माइनस B2, और ये किससे गुणा होगा? V डेल T से। ठीक है, चलिए I का मान सभी को पता है, वहाँ पर कितना है? B1 माइनस B2 L इंटू V डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? R। ये I का मान रखा है मैंने, गुणा L गुणा B1 माइनस B2 और V डेल T। अब गौर करें, किया गया कार्य कितना आ रहा है? B1 माइनस B2, B1 माइनस B2, B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। L यहाँ पर भी है और L यहाँ पर भी है, L स्क्वायर। V यहाँ पर भी है, V यहाँ पर भी है, V स्क्वायर, और इसके साथ में क्या? सिर्फ डेल T। नीचे किसका भाग लग रहा है? R का। ये किया गया क्या है? कार्य। पहुँच गए अपन यहाँ तक, ये 9th उतार लीजिएगा। तो वो अपन ने कार्य निकाल लिया है। अब इसको किसके बराबर सिद्ध करेंगे? ऊर्जा के बराबर, है ना। प्रति सेकंड जो ऊर्जा मिली थी उसको अपन देखेंगे। H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, इतनी तो ऊर्जा जनरेट होती है, आई स्क्वायर आर टी, सॉरी। ऊर्जा का फॉर्मूला यही पढ़ाया है या और कुछ पढ़ाया था? अरे आई स्क्वायर आर टी तो बताया था ना बच्चों, पीटी या फिर आई स्क्वायर आर टी। अब टी की जगह डेल टी रखेंगे। फिर आता है डेल टी समय में प्राप्त ऊर्जा। कितनी ऊर्जा? आंसर है H बराबर क्या होना चाहिए? आई स्क्वायर आर डेल टी। आई स्क्वायर वो रहा, B1 माइनस B2 L V डिवाइडेड बाय R। ठीक है, ये तो है I, इसका करना है स्क्वायर, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। फिर R इंटू टी, सॉरी डेल टी। R से R क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या मिला बच्चों? B1 माइनस B2 L स्क्वायर V स्क्वायर डेल टी डिवाइडेड बाय R। ये है ऊर्जा जो डेल टी समय में हमें प्राप्त हुई। डेल टी समय में इतनी ऊर्जा प्राप्त करी और इतना ही हमने कार्य किया। हो रहा है क्या?
तो यांत्रिक कार्य किस में कन्वर्ट हो रहा है? ऊर्जा में, जिसका कुछ भाग जरूर ऊष्मा के अंदर चला जाता है। लेकिन हमें ये तो पता चल गया ना कि जितना कार्य कर रहे हैं उतनी ऊर्जा मिल रही है ना। तो अतः इसे कह दो समीकरण नंबर 10। ठीक है, तो समीकरण 9 व 10 से क्या बच्चों किया गया कार्य बराबर क्या? प्राप्त ऊर्जा, जिस ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन है तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ही ना। चलिए, तो हमने बोला कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में या यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ में रखिएगा। समझ में आया? पहले आपको क्या निकालना है? कार्य निकालना है। कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है। तो उसके लिए आपको बल निकालना पड़ेगा। बल निकालना पड़ेगा तो F1 और F2 निकालने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा? ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। ऊर्जा H = क्या होती है? I²RT होती है। I²RT में I का मान रखो जो आप पहले निकाल चुके हो, है ना। तो ये फॉर्म सिंपल है, इजी है, बस आपको एक ट्राई चाहिए, है ना। वो ट्राई करो बच्चों, आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। चलिए, तो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं। मेरे हिसाब से ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।